CH-121 ऑल अटैक फेल। अपने सभी साथियों की हालत वो लीडर देख पा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। भला उसके रहते हुए कोई कैसे उसके साथियों का ये हाल कर सकता है। वो लीडर बिना देर किए अक्षत पर अटैक करने के लिए अपना खंजर लेकर बढ़ा। उसकी एनर्जी जैसे बाहर आती है तो माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। उसकी एनर्जी खूंखार और हिंसक थी, जो किसी आम इंसान के दिमाग को खराब करके उसके अंदर हिंसा उत्पन्न करने में सक्षम थी। अक्षत उसकी एनर्जी को महसूस करके बस हल्का सा हंस देता है। वो लीडर तुरंत ही कहीं गायब हो जाता है और फिर वो अक्षत के पीछे आ जाता है। उसने इतने ही टाइम में अक्षत के ऊपर 100 से ज्यादा बार हमला कर दिया था। उसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। उसे ऐसा करने में सिर्फ 5 सेकंड ही लगे थे, जिससे उसकी स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसे तो देखा भी नहीं जा सकता था, इतने स्पीड में। वो ऐसे ही डार्क सेक्ट का तीसरा लीडर नहीं है। डार्क सेक्ट में 10 लीडर हैं, उनमें से ये एक है। और इन 10 लीडर के ऊपर आते हैं 2 अधिपति और सबसे ऊपर आते हैं सेक्ट लीडर। डार्क सेक्ट में दूसरे ग्रुप और सेक्ट वगैरह की तरह श्रेष्ठ नहीं होते हैं, बल्कि उसके जगह लीडर होते हैं, जिनके अंडर में कई डार्क सेक्ट के लोग आते हैं। ये लीडर अपने काम के लिए स्वतंत्र होते हैं, जब तक कि इन्हें अधिपति या इनके सेक्ट लीडर की तरफ से कोई ऑर्डर न मिला हो। इसी की वजह से ये सब बहुत ही मतलबी और क्रूर होते हैं। किसी को भी खत्म करने में कोई संकोच नहीं। इनके आगे तो जहर हॉल तो बच्चे हैं। इस लीडर ने ही अपने अधिपति को खुश करने के लिए उसे कई सुंदर लड़की देने का वादा किया और उन लड़कियों को गांव से गायब कराकर पूरा गांव ही खत्म कर दिया। वो लीडर तो अब अक्षत पर 100 हमले करके खड़ा था। वो कहता है, तुम्हें ऐसे पावरफुल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो तुम मौत को गले लगा रहे हो। तुम्हें तो सामने आना ही नहीं चाहिए था, चुपचाप वैसे ही पड़े रहना चाहिए था। शायद तुम्हारा आज मरना ही लिखा है, तभी तो तुम ऐसे अंतिम समय में मेरे सामने आ गए। तभी अक्षत कहता है, ओह ऐसा क्या, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यह सुनकर तो वो लीडर एकदम हैरान हो जाता है। वो जैसे ही अपना खंजर देखता है तो उसके खंजर ही टुकड़ों टुकड़ों में बट चुके थे। वो तुरंत ही अक्षत के पीछे से हटने लगता है, लेकिन देर हो चुकी थी। अक्षत उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ही पल में उसका हाथ उसके बॉडी से अलग कर देता है। अपना एक हाथ अक्षत के हाथ में देख तो वो लीडर जैसे सदमे में ही चला गया। वो अपने उस अलग हुए हाथ की जगह दूसरे हाथ से छूता है तो उसे खालीपन मिलता है। वहां बस उसे खून ही खून मिलता है। उसके मुंह से घबराहट में ही निकलता है, तुम हो कौन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अक्षत कहता है, अरे मैंने तो तुम्हारा हाथ ही उखाड़ दिया, अब तुम कैसे लड़ पाओगे। ये तो मैंने गलती से कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हाथ इतना कमजोर होगा। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। लीडर के मन में अक्षत के ये शब्द गूंजने लगे, हाथ इतना कमजोर होगा। वो सोचता है, मेरे हाथ कमजोर नहीं है, तुम ही कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गए हो खजाने का यूज करके। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खत्म कर सकता हूं, भले ही तुमने मेरा एक हाथ उखाड़ ही क्यों न दिया हो। अक्षत अपना बात खत्म करते ही उसे लीडर के एकदम सामने आ गया। लीडर तो बस अपने सामने अक्षत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने तो अक्षत को मूव करते देखा ही नहीं। वो सोचता है, क्या क्या ये टेलीपोर्ट कर सकता है। वो वहां से हट पाता कि अक्षत उसके गर्दन को पकड़ लेता है। अब वो कहीं नहीं भाग सकता था। वो सोच रहा था कि अब तो मैं गया, लेकिन उसके सोच का उल्टा अक्षत उसका हाथ फिर से ठीक कर देता है और अगले पल वो फिर से अपनी जगह आ जाता है। वो लीडर अपना दूसरा हाथ सही देख और भी शौक में चला जाता है। मतलब यह क्या है, पहले उसका हाथ उखाड़ दिया और फिर ऐसे जोड़ दिया मानो वो हाथ तो बस गीली मिट्टी का बना कोई खिलौना ही
इसका क्या मतलब है? क्या ये मुझे मारना नहीं चाहता है? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? यही सब सोच सोचकर उस लीडर का दिमाग और भी फटा जा रहा था। वो तो पूरा कंफ्यूज था कि आखिर अक्षत ने ऐसा किया क्यों। अक्षत कहता है, मैं तुम्हारा हाथ अब ठीक कर दिया है, तो अटैक करो। वैसे भी तुम एक हाथ से लड़ते तो मुझे उतना मजा नहीं आता, और वैसे भी मुझे तुम्हारा फायदा उठाना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर तो लीडर तो जैसे बेहोशी ही हो गया। फायदा उठाने से क्या मतलब, ये बैटल है, यहाँ फायदा ही उठाया जाता है और अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, तुम बैटल में ही आए हो ना। मतलब ऐसा कौन करता है अपने मजे के लिए दुश्मन की मदद? आखिर तुम आए कहाँ से हो भाई? ये लड़का कोई इंसान नहीं है, ये पागल है, पागल। और मुझे इस पागल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो ये मुझे भी अपनी बातों और कारनामों से पागल कर देगा। इतना सोचकर वो फिर से अक्षत की तरफ बढ़ गया। वो कहता है, इसका मतलब बीस्ट ग्रुप को सच में तुमने ही खत्म किया था? अक्षत कहता है, ओह हाँ, उन सब ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उन्हें खत्म कर दिया। तो क्या तुम उसका बदला लेने आए हो? वो लीडर कहता है, नहीं, मुझे बीस्ट ग्रुप की खत्म होने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ अपने सेक्ट लीडर की ऑर्डर पर आया हूँ। वह सोचता है, यही मौका है इसे मारने का, इसे बातों में उलझा कर रख, इसे मैं खत्म कर दूंगा। वो अक्षत को अपनी बातों में फंसा उसके पास पहुंच गया था और अपना दूसरा खंजर निकाल अक्षत के गर्दन में घुसा देता है। उसका ये खंजर एक हाई ग्रेड का हथियार था, पहले वाले खंजर तो मिडिल ग्रेड का हथियार था। लेकिन वो देखता है कि उसका खंजर ही धूल बनकर उड़ गया है। यह देख वो हैरान हो जाता है। हैरानी में ही उसने कब अपनी बाल नोच लिए उसे पता भी नहीं चला। उसका खंजर कोई मामूली हथियार नहीं था, वो एक हाई ग्रेड का हथियार था। उसका ऐसे धूल बन जाना यह असंभव था। वो बड़बड़ाता है, नामुमकिन, यह नहीं हो सकता है। मेरा खंजर तो आत्मिक क्षेत्र को भी पार कर जाता है, तो धूल कैसे बन गया? अक्षत बस हंस देता है। अक्षत कहता है, तुम इन बेकार के हथियार को लेकर मुझ पर हमला कर रहे हो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। उस लीडर को अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके और अक्षत के बीच पावर का अंतर बहुत ही ज्यादा हो। वो कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारा यह खजाना तो काफी शानदार है, तो क्या तुम यह मुझे देना चाहोगे? अगर तुम मुझे यह दे सकते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अक्षत कहता है, काफी अच्छा है, मजाक कर लेते हो, एक खरगोश शेर को डरा रहा है, क्या बात है? वो लीडर अक्षत की तरफ फिर से बढ़ता है, यह कहते हुए, वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन खरगोश। उस लीडर को अब थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था। अक्षत का तरीका बिल्कुल अलग, उसने अभी तक उस पर अटैक नहीं किया, बस एक ही जगह खड़ा है और उसका हाथ उखाड़कर फिर से सही कर दिया। वो सोचता है, क्या ये अपनी एनर्जी बचा रहा है, और जब मैं थक जाऊंगा तब यह मुझ पर अटैक करेगा। ये तो बहुत ही चालाक है, मैं इसके चाल नहीं आ सकता हूं, पर मेरा एक भी हमला इस पर काम नहीं कर रहा है। सब फेल हो जा रहा है, क्या मुझे यहां से भाग जाना चाहिए? लीडर अपने साथियों की तरफ देखता है और शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वो धीरे से कहता है, ये सब तो मरने ही वाले हैं, क्यों ना मैं इनकी एनर्जी को और ब्लड की पावर को ही ले लूं। इतना सोचकर वो एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और उसने सभी साथी जो नीचे जमीन पर खून की उल्टियां कर रहे थे, एक एक करके मरने लगे। दरअसल यह सब वो लीडर ही कर रहा था। उसकी सीक्रेट टेक्निक में लोगों की एनर्जी यहां तक कि ब्लड को भी सोख लिया जाता है और वो सब उसे मिल जाता है जो इस टेक्निक का यूज कर रहा होता है। अचानक से उसकी खूंखार और हिंसक एनर्जी बढ़ने लगी। वो अब और भी पावरफुल हो गया था। माहौल तो अब और भी भयानक लग रहा था। अक्षत उसे देख कहता है, तुम लोग तो अपने लोगों को भी मारने में संकोच नहीं करते हो। वो लीडर कहता है,
बकवास करना बंद करो, यह सभी हमारे सेक्ट के लिए जान दे सकते हैं। अक्षत कहता है, लेकिन उनकी जान तो तुम ले रहे हो। वो लीडर अब अक्षत का गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने हाथ किसी चील की भांति बना लिया था। उसकी हाथ में इतनी पावर थी कि अगर उसकी इस पंजे के बीच मेटल भी आ जाता तो वो भी धूल बन जाता। वो अक्षत के गर्दन के पास पहुंच गया था, लेकिन वो उसे पकड़ भी पता कि अक्षत सामने से गायब। वो लीडर कहता है, अरे ये कहाँ चला गया? मैं तो बस इसे सबक सिखाने ही वाला था कि बड़ों से कैसे पेश आना। अक्षत उसके पीछे खड़ा था। वो कहता है, अरे जरा पीछे तो देख मुन्ना, तेरा बाप पीछे ही खड़ा है, तू इधर उधर क्या देख रहा है बे? वो लीडर जैसे ही पीछे मुड़ देखने वाला था कि उसके चेहरे पर अक्षत की एक किक पड़ती है और वो सीधे जमीन में जाकर धंस जाता है। वो जहां गिरा था वहां एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे को देख ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई मिनी बम गिरा दिया गया हो। उसके मुंह से खून आ गया था। वो खून थूकते हुए उठता है और गुस्से से अक्षत को देखने लगता है। उसके चेहरे पर अक्षत के जूते का निशान बन गया था। उसके कपड़े भी कई जगह से फट गई थे। वो अब पहले वाला लीडर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भिखारी सामने खड़ा हो, जिसके चेहरे पर जूते के निशान हो और कई दांत टूट गए हो। उस लीडर की ऐसी बेइज्जती आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। अक्षत उसे देख कहता है, वाह, अब जाकर तुम लग रहे हो कि तुम एक बैटल कर रहे हो, नहीं तो मुझे यही लग रहा था कि तुम बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हो। वो बड़बड़ता है, मेरा अंदाजा गलत था, ये सा तारांकन ला बहुत पावरफुल है। एक किक में इसकी पावर इतनी है तो ये कितना पावरफुल होगा, ये मुझे कब का मार सकता था, लेकिन फिर भी इसने मुझे अभी तक जिंदा छोड़ है। अगर ये खजाना यूज कर रहा होता किसी प्रकार का, तो ये मुझे जल्द से जल्द खत्म कर देता है, लेकिन यह बहुत ही आराम से सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब यह बस मेरे साथ खेल रहा है। सी 122 सर्पेंटाइन ड्रैगन लीडर कह रहा था, ये मेरे साथ खेल रहा है, मैं बस इसके हाथ का एक खिलौना हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना एक सचमुच के शैतान से पड़ जाएगा, जो बिना अपनी एनर्जी के यूज किए ही मुझे खत्म कर सकता है। और वो मिला भी कहाँ, एक बेकार सी जगह से। इसे तो हमारे सेक्ट में होना चाहिए। मुझे इसे अपने सेक्ट में करने की कोशिश करनी चाहिए। शायद ये मान जाए, इससे हमारे डार्क सेक्ट की पावर और भी बढ़ जाएगी। वो लीडर अक्षत से कहता है, देखो हमारे ऐसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं समझ गया कि तुम काफी पावरफुल हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्यों ना तुम हमारे डार्क सेक्ट में आ जाओ? मैं वादा करता हूं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दिलाऊंगा और इससे हमारी दुश्मनी भी नहीं रहेगी। वैसे भी अगर हम दोनों लड़ते रहे तो हम दोनों का ही नुकसान होगा। अक्षत हल्के से हंसा और फिर कहता है, ओह ऐसा क्या? वैसे ऑफर तो तुम्हारा बढ़िया है, लेकिन मैं इसे मना करता हूं। मुझे बेकार से घटिया सेक्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हें मेरी एक ही किक में पता चल गया कि मेरी पावर क्या है? ये तो बेईमानी हुई। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था, अभी तो पूरा खेल बचा ही हुआ था। यह सुनकर तो उस लीडर का चेहरा ही अजीब सा बन जाता है। अरे यह कोई खेल नहीं है जो यहाँ बेईमानी होती है, यह बैटल है, बैटल है। यहाँ बेईमानी और ईमानदारी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जरूरी यहाँ सिर्फ जीतना होता है। उसके लिए चाहे जो करना हो तो करे। क्या यह बात इसे नहीं पता है? और अगर इसे फिर भी बेईमानी लगती है, तो बेईमानी तो मेरे साथ हुई है। इतना पावरफुल होते हुए भी नाटक कर रहा था, ऐसे दिख रहा था कि जैसे बहुत कमजोर हो। अब देखो कैसे मेरे साथ खेल रहा है। वो अभी यह सोच रहा था कि तभी फिर से एक की उसके चेहरे पर एक किक पड़ती है और उसका चेहरा ही जमीन में घुस जाता है। अक्षत उसे ऐसे देख डेविल स्माइल करता है और फिर वो एक किक उसके दोनों पैरों के बीच में मारता है।
ऐसा वो कई बार करता है। वो लीडर तो बेचारा एक ही किक में इतना दर्द में था कि मानो उसकी आत्मा ही उसकी शरीर छोड़कर भाग गई हो। वो तो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसका सिर जो जमीन में घुसा हुआ था, पर यह दर्द बहुत ही भयानक था। उसे तो रोना आ रहा था। वो जोर जोर से रोना चाहता था। मतलब यह क्या था? इस लड़के का उसके प्राइवेट पार्ट से क्या दुश्मनी थी जो उसे ही किक किए जा रहा है ये? अरे भाई, यहाँ कम से कम अपनी इस तरह की भड़ास मत निकालो। क्या ये बेईमानी नहीं है? खुद चीटिंग करता है और दूसरों को बेईमान कहता है। अरे कुछ तो शर्म करो। इतना पावरफुल होके किसी के मजबूरी का फायदा उठाते हो। अरे शर्म करो अपने आप पर अक्षत तो अपने काम में लगा हुआ था। वो तो उस लीडर को उसे जगह के किए ही जा रहा था। उसे क्या पता कि उस लीडर की क्या हाल हो गई है। वो दर्द में तो इतना था कि उसे दर्द होना भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे दर्द के आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। लीडर अपनी पावर लगाकर अक्षत से दूर हो जाता है और दोनों हाथ से अपने उसे जगह को सेव करने के लिए ढक लेता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा था। वो दुखी आवाज में धीरे से कहता है, सात तारांकन ने मेरा अखरोट ही तोड़ दिया। आह बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इससे बेशर्म इंसान आज तक नहीं देखा था। ये सात तारांकन ला कोई इंसान नहीं है, शैतान है शैतान। सभी लोग बेकार में ही हम डार्क सेक्ट वालों को क्रूर और शैतान कहते हैं, पर हमसे भी ज्यादा क्रूर और शैतान तो ये तारांकन मीना है, जिसने बस अच्छे होने का मुखौटा पहन रखा है। आज से पहले मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। इसने तो मुझे वो सब करने के लायक भी नहीं छोड़ा। अब तो मैं ब्रोथल में जाकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने वहां कितनी सारी लड़कियों को देख रखा था। ये सब सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं अभी से नहीं लड़ सकता हूं। मुझे अपने बीस्ट सरपेंटीन ड्रैगन को बुलाना होगा। तभी आसमान में एक हरे रंग का सरपेंटीन ड्रैगन आ जाता है, जो काफी जोर से दहाड़ता है। उसकी इस दहाड़ से आसपास के सारे बीस्ट शांत हो जाते हैं, जो अब तक हल्के शोरगुल कर रहे थे। वो काफी बड़ा था। उसकी लाल आंखें अक्षत को घूर रही थीं। वो अब तक यहां से दूर था, पर अब जब उसके मास्टर ने उसे बुलाया तो वो यहां आ गया। सरपेंटीन ड्रैगन असली ड्रैगन नहीं होते हैं। वो असली ड्रैगन से दूर के वंशज होते हैं। मतलब कि यह भी इनके पास ड्रैगन के जितनी पावर नहीं होती है। उस पावर का बस कुछ ही भाग होता है, जितनी कि असली ड्रैगन में होती है। वो सरपेंटिन ड्रैगन भी एम्परर लेवल 3 पर था। वो हवा में चक्कर काट रहा था। वो किसी सांप की तरफ लंबा था और वैसे ही हवा में घूम भी रहा था। वो लीडर अपने बीस्ट को देख एक हंसी के साथ कहता है, ये सरपेंटीन ड्रैगन है। इसकी पावर हमारे जैसे इंसान से ज्यादा की होती है। अब तो तुम नहीं बचने वाले लड़के, तुमने बहुत परेशान कर लिया मुझे। चाहे तो तुम मुझे अपनी नाक रगड़कर माफी मांग सकते हो। मैं भी बस तुम्हें भी उस जगह पर मारूंगा जहां तुमने मुझे मारा था। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? देखो, मैं पहले ही बता देता हूं, मेरा ये सरपेंटिन ड्रैगन बहुत ही गुस्से वाला है। ये बहुत ही तड़पा कर तुम्हें मारेगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हें मेरी बात मान ही लेनी चाहिए। बुरी मौत से अच्छा तो यही है कि हल्का सा चोट सह लिया जाए। जल्दी से मुझे सोचकर जवाब दो। अक्षत तो उस सरपेंटिन ड्रैगन को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या इस बीस्ट को उसे पालतू बना लेना चाहिए या फिर नहीं। वैसे भी उसके पास बस 3 ही बीस्ट हैं, जो अभी काफी छोटे हैं। इसे पालतू बना लेने पर क्या फायदा होगा? क्या ये कुछ काम आ सकता है? लेकिन ये काफी बड़ा है, तो खाएगा भी ज्यादा, यानी खर्चा ज्यादा होगा। सही यही होगा कि इसे पालतू न बनाया जाए। यही सब अक्षत के दिमाग में चल रहा था। हजार बार सोचने पर उसे यही रिजल्ट मिला कि उसे इस सरपेंटिन ड्रैगन को पालतू नहीं बनाना है। अगर ये बात उस लीडर को पता चल जाता कि अक्षत उसके इस बीस्ट के बारे में क्या सोच रहा है, तब तो वो अपना सिर ही पीट लेता।
मतलब ये सरपेंटिन ड्रैगन को उसने इस लड़के को मरने के लिए बुलाया है। और ये डरने के बजाय उसे पालतू बनाने के बाद होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा है। अक्षत अपनी एनर्जी को हल्का सा बाहर आने देता है। यह एनर्जी बहुत ही खूंखार और हिंसक थी, जिसमें साफ साफ किसी को मारने की भावना छिपी थी। ये हिंसक और खूंखार एनर्जी महसूस करते ही वो लीडर 2 कदम शॉक में पीछे हो गया, और कब उसने अपने दांतों तले जीभ को दबा लिया उसे पता ही नहीं चला। उसके मुंह से निकलता है, खूंखार और हिंसक एनर्जी, ये नहीं हो सकता है, ये हमारे सेक्ट से तो नहीं है। वो लीडर महसूस कर सकता था कि अक्षत की उस हल्की एनर्जी में भी उसके एनर्जी से हजारों गुना ज्यादा पावर है, और वो उसके खूंखार एनर्जी से कई गुना शुद्ध है, तो शौक होना ही था उसे। क्योंकि ऐसी खतरनाक खूंखार एनर्जी तो उसके सेक्ट लीडर के पास भी नहीं है। अक्षत अपनी एक उंगली आगे करके इशारा करता है। उसके ऐसा करते ही वो सरपेंटिन ड्रैगन जमीन पर चित हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस सरपेंटिन ड्रैगन के ऊपर एक बड़ा पहाड़ लाकर पटक दिया गया हो, जिससे वो ऐसे नीचे चित हो गया हो। अक्षत उसे अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी औकात की मेरे सामने ऊंची आवाज निकालो, एक ड्रैगन और सरपेंट का मिक्स मुझे मारने वाला है, क्या ही बकवास है। अक्षत के मात्र ऐसे घूरने से ही वो सरपेंटिन ड्रैगन थर थर कांपने लगा, जो अब तक दहाड़ रहा था। उसके आंखों में अब मौत का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। अक्षत फिर से अपनी उंगली आगे करता है, और ऊपर एक खूंखार एनर्जी से एक तलवार बन जाती है, जो कि एक एनर्जी तलवार थी। वो अपनी उंगली नीचे करता है। उसके ऐसा करते ही वो तलवार सीधे उस सरपेंटीन ड्रैगन के सिर के आर पार हो जाता है, और वो सरपेंटीन ड्रैगन एक जोर की चीख के साथ ही मर जाता है। अपने पालतू बीस्ट के ऐसे मारते ही वो लीडर खून की उल्टी कर देता है, क्योंकि यह उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ बीस्ट था, जिसके मरने से उसके ऊपर भी हल्का प्रभाव पड़ा। वो तो अभी शॉक में ही था कि उसका बीस्ट मारा गया। जैसे ही उसे होश आता है कि उसका पालतू बीस्ट मारा गया, वो अब काफी गुस्से में आ जाता है। उसने इस सरपेंटिन ड्रैगन के ऊपर न जाने कितनी रिसोर्स खर्च की, तब जाकर वो इस लेवल पर पहुंच पाया था, और अब एक ही मूव में मारा गया। ये तो दुश्मन से ऊपर एक हमला तक नहीं कर पाया। क्या यही दिन देखने के लिए उसने इसके ऊपर इतना सब खर्च किया था? अगर उसने इतना कुछ किसी इंसान पर खर्च किया होता तो वो इंसान न जाने किस लेवल पर पहुंच जाता। पर उसे क्या पता था कि एक ड्रैगन के खून वाला बीस्ट भी ऐसे बेकार साबित होगा। ये अब तक की सबसे बड़ा तमाचा था उसके गालों पर। उसने तो इसके दम पर न जाने क्या क्या बातें बोल दी थी। पर अब देखो उसकी कितनी बेइज्जती हुई। उसका बीस्ट तो एक ही मूव में मारा गया, जिस पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। उस लीडर को अब यह समझ आ गया था कि सामने के इस शैतान से लड़ पाना उसके लिए तो नामुमकिन है। अरे जिसने एम्परर लेवल 3 का ड्रैगन के खून वाले बीस्ट को बस अपनी उंगली के इशारे से ही खत्म कर दिया हो, उसके वो क्या लड़ सकता था। उसके लिए तो ये एक तरफा फाइट ही है, जिसमें उसकी हार तय है। वो तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से फॉर्मेशन प्लेट निकालता है और उस पर अपना ब्लड डाल देता है। वो कहता है, मैं अपने खून को समर्पित कर अपने अधिपति को बुलाता हूं। उस फॉर्मेशन प्लेट को देख अक्षत बड़बड़ाता है, टेलीपोर्ट फॉर्मेशन, क्या ये यहां से भागना चाहता है? शायद नहीं, ये किसी को बुला रहा है। चलो अच्छी बात है, कोई और भी आ रहा है, थोड़ा और मजा आएगा। तभी वो टेलीपोर्ट फॉर्मेशन की प्लेट चमकता है, और कोई सामने आता है जो दिखने में तो सामान्य इंसान ही लग रहा था, लेकिन उसकी पावर को कम नहीं आंका जा सकता था। उसकी आंखें और चेहरे पर बनी कई निशान ये बता रहे थे कि उसने कितनी बैटल लड़े हुए हैं, वो कितना खतरनाक है। वो आते ही कहता है, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है?
मैं बिजी था, तुम्हें मुझे ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। लीडर तुरंत झुककर कहता है, अधिप्ति को मेरा नमन। वो अभी अभी फॉर्मेशन प्लेट से आया व्यक्ति पहला अधिप्ति था, डार्क सेक्ट का अधिप्ति कहता है, यह सब छोड़ो, पहले मुझे बताओ कि क्या बात है, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है। वो लीडर कहता है, अधिप्ति मुझे आपकी मदद चाहिए, इसके बदले मैं आपको फिर से सुंदर महिलाएं और लड़कियों को लाकर दूंगा, पिछली बार 2 ही थी, पर इस बार और भी लाकर दूंगा। अधिप्ति कहता है, ठीक है, लेकिन बात क्या है। लीडर कहता है, किसी को मारना है। वो अधिप्ति कहता है, बस इतनी सी बात, तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए, तुम्हारा तीसरा लीडर होना तो बेकार ही है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे ऐसे फालतू के किसी को मारने के लिए बुलाओगे, वो भी टेलीपोर्ट फॉर्मेशन का यूज करके। क्या तुम इतने कमजोर हो, तुमने तो मेरी बेइज्जती करा दी, चलो छोड़ो, अब बुला ही लिया है तो बताओ कि वो कहाँ है। वो लीडर पीछे इशारा कर देता है। लीडर सोचता है, उसे कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, उसने पहले ही मुझे काफी चोट पहुंचा दिया है और मेरे बीस्ट को भी मारा दिया है, तो वो कमजोर तो नहीं है। अधिप्ति पीछे मुड़ता है और अक्षत को देखता है और अचानक से ही वो कांपने लगता है, उसकी आंखों में डर देखा जा सकता था। लीडर अपने अधिप्ति को ऐसे डर हुआ देख कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ। अभी तो ये अधिप्ति बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वो कमजोर है, किसी को मारने के लिए उसे बुला लिया, अब क्या हुआ, ये ऐसे कांपने क्यों लगा, कहाँ गई अब इसकी वो बड़ी बड़ी बातें। CH 123 हमारे देवता। लीडर अभी यही सोच रहा था कि आखिर उसके अधिप्ति ऐसे कांप क्यों रहे हैं। इतने में वो अधिप्ति अपना सिर झुका घुटने पर आ जाता है। अक्षत तो उसे ऐसा करते बस घूरे ही जा रहा था। अधिप्ति अक्षत के ऐसे घूरते देख और भी डर जाता है। वो तुरंत ही लीडर को भी घुटने पर आने को कहता है। लीडर कहता है, अधिप्ति आप यह क्या कर रहे हैं, मैंने आपको इसे ही मारने के लिए बुलाया और आप इसके सामने झुकने को कह रहे हैं। लीडर तो अभी अधिप्ति के कांपने से ही कंफ्यूज था कि अब तो अधिप्ति घुटने पर आकर सिर झुकाने को कह रहा है, वो भी उसके सामने जिसे वो मारना चाहता है। मारना तो क्या, वो उससे अपने अखरोट तोड़ने का बदला भी लेना चाहता है। अक्षत के अखरोट तोड़कर आखिर ये दर्द ही इतना था कि उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। अधिप्ति तो लीडर की ऐसी बातें सुन घबरा गया। वो उसका हाथ पकड़ खींचकर घुटने पर बैठाते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, ये तू क्या बके जा रहा है, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा क्या गधे, तुमने किसके साथ पंगा ले लिया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब इसका खामियाजा हमारे पूरे सेक्ट को भुगतना होगा, माफी मांगो जल्दी से। अधिप्ति के आंखों में खौफ था जो मरने से बढ़कर था, ऐसा खौफ जो उसके दिल तक को दहला रहा था। लीडर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अधिप्ति आखिर क्या कह रहा है और किस चीज का खामियाजा पूरे सेक्ट को भुगतना होगा। अरे हमसे दुश्मनी लेने का खामियाजा तो इस स्पीति वैली सेक्ट को भुगतना होगा। और आखिर हम इसके सामने अपना सिर क्यों झुका रहे हैं, ये थोड़ा पावरफुल है, तो इसका क्या मतलब हम ऐसे सिर झुका लें, नहीं हम डार्क सेक्ट के लोग हैं, हमारे सामने लोग डर से सिर झुकाते हैं। अधिप्ति पागल हो गया है जो ऐसा कर रहा है, मैंने तो इसे यहां गलती में ही बुला लिया, ये मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल होते हुए भी एक 19 से 20 साल के लड़के के सामने सिर झुका रहा है। इससे अच्छा तो मैं ही था, कम से कम इससे लड़ रहा था, ऐसे इसके सामने सिर झुकाकर अपने डार्क सेक्ट की बेइज्जती तो नहीं कर रहा था। अधिप्ति अपना सिर जमीन पर झुकाते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपको परेशान किया, दोबारा से हम ऐसा कभी भी गलती नहीं करेंगे, हमारा डार्क सेक्ट दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अक्षत को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों उसके सामने ऐसे क्यों सिर झुका रहे हैं, वो तो उन्हें जानता भी नहीं है, अब तक तो ये लीडर उसे मारने वाला था,
तो अब एक पल में क्या हो गया जो यह ऐसे कर रहा है? अधिप्ति अक्षत की तरफ देखता है, जो उसे ही लगातार घूर रहा था। अब तो उसकी और भी ज्यादा फट रही थी। वो तुरंत ही अपना खंजर निकाल लीडर का सिर अलग कर देता है। उस लीडर की आंखें मरते मरते भी खुली की खुली रह गई थी कि आखिर यह क्या हुआ। उसको क्यों अधिप्ति ने मार डाला? उसने तो अधिप्ति को अक्षत को मारने के लिए बुलाया था। तो ये उल्टा कैसे हो गया? उसने न जाने इस अधिप्ति के लिए क्या क्या किया था, लेकिन इस अधिप्ति ने उसे मारते हुए एक बार भी इन सब के बारे में नहीं सोचा। यहां तक कि उसके हाथ भी नहीं कांपे यह करते हुए, मुझे इसने क्यों मारा? मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। वो लीडर तो इसी शौक में था और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। उसे क्या पता था कि उसकी मौत उसके ही अधिप्ति के हाथों होनी थी। अगर उसे यह पहले पता होता तो वो अधिप्ति को कभी बुलाता ही नहीं, बल्कि अक्षत से खुद ही लड़ते लड़ते मर जाता। कम से कम कुछ देर और जिंदा रह लेता और अपनों के हाथों उसे धोखा तो नहीं मिलता। खैर ये चीज तो डार्क सेक्ट में आम बात थी। सीनियर अपने जूनियर को चाहे जब खत्म कर देते थे। लीडर ने भी तो यही किया था। उसने अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने साथ आए सभी साथियों की एनर्जी और ब्लड सोख लिया था। अधिप्ति ऐसा करते वक्त धीरे से कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब तुम्हें मारना ही पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि बात अब और आगे बढ़े और हमारा सेक्ट ही खत्म हो जाए। तुमने एक गलत पर्सन से फाइट कर दी। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मार रहा हूं। वो मारते तो तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक होती। लीडर के मन में मरते मरते भी यही सवाल रह गया कि आखिर सामने खड़ा लड़का है कौन? उसकी पहचान क्या है जिससे कि अधिप्ति भी डर रहा है, जो कि उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है? उसकी नजर अक्षत पर थी, जिसके चेहरे पर बस क्रूरता और नफरत थी, जिसकी आंखें किसी को अंदर तक हिलाकर रख सकती थी। अक्षत अधिप्ति को ऐसा करते देखा सोच में पड़ गया। वो बड़बड़ाता है, सच में ये डार्क सेक्ट के लोग तो अपनों के भी नहीं होते हैं। इसने तो अपने ही साथी का सिर अलग कर दिया। वो अधिप्ति कहता है, हमारे देवता हमें माफ कर दीजिए। मैंने इस बेवकूफ को मारकर इसकी गलतियों की सजा दे दी है। मैं इसकी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। हमारे देवता हमें माफ कर दीजिए। अक्षत तो बस उसे घूर ही रहा था। वो अधिप्ति और भी घबरा गया। उसकी आत्मा तक कांप रही थी। वो सोचता है, बेवकूफ लीडर, तुमने यह क्या कर दिया? जिस देवता की हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम रिचुअल करके बलि देते हैं, जो हिंसा और नफरत के देवता है, जिनसे ही हमें पावर मिलता है, उनसे ही लड़ने की भूल कर दी। अब न जाने हमारे देवता क्या करे। वो अधिप्ति डरते हुए कहता है, हमारे देवता, आप यहाँ हमारी निचली दुनिया में आए हैं। हमें नहीं पता था, इसलिए ही हमारे उस लीडर से ऐसी गलती हो गई। हमें माफ करें। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्लीज हमें माफ करें। इतना कहकर वो अपना सिर बार बार जमीन पर पटक रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके देवता कितने क्रूर और खतरनाक है, जिन्हें बस तबाही, विनाश, हिंसा ही पसंद है, जिनके अंदर दया नाम का कोई चीज ही नहीं है। अक्षत अब एक ही पल में उसके पास आ जाता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। वो अधिप्ति तो थर थर कांप रहा था। वो कहता है, हमें माफ करे। अक्षत एकदम कठोर होकर कहता है, मैं ना ही तुम्हारा कोई देवता हूं और ना ही कोई भगवान, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मेरी चीजों को हाथ भी लगाएगा। इतना कहकर वो उस अधिप्ति का सिर ही धड़ से उखाड़ देता है। इसी के साथ उस अधिप्ति की मौत हो जाती है। उसके लिए ऐसी मौत ये सबसे बेकार थी। अक्षत कहता है, बाहर आओ, कब तक ऐसे छिपे रहोगे? एक व्यक्ति बाहर आता है, जो अब तक छिपा हुआ था। वो वही था जिसने अक्षत के सीने में तलवार घुसाई थी। वो तो डर की वजह से सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो आते ही जोर जोर से रोने लगा और अपना सिर पटक पटक कर माफी मांगने लगा।
सेक्ट लीडर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था। मैं इन डार्क सेक्ट के लोगों से डर गया था। इन सब ने मुझे डरा धमका कर ये करने को कहा था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कसम खाता हूं कि मैं अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, भले ही मैं मर क्यों ना। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अक्षत कुछ कहता नहीं, बस उसके बगल से गुजर जाता है। यह देखकर कि वो बच गया, वो व्यक्ति कहता है, मुझे जिंदा छोड़ने के लिए आपका धन्यवाद सेक्ट लीडर। वो इतना ही कह पाया था कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसका सिर उसके गोद में गिरा हुआ था और वो अपने बेजान शरीर को बस देख पा रहा था। इसी के साथ उसका भी काम तमाम हो चुका था। अक्षत बड़बड़ाता है, मैं इतना दयालु नहीं हूं कि मेरे ऊपर हमला करने वाले को मैं ऐसे छोड़ दूं। तुम्हें इतनी आसान मौत दिया, वही तुम्हारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अक्षत अपना हाथ झड़कता है। डार्क सेक्ट के सभी लोगों की लाशें खूंखार एनर्जी में बदल गई। अक्षत उसे अपने अंदर सोखते हुए कहता है, मेरी एनर्जी का कुछ भाग लेकर मुझसे ही लड़ रहे थे, बेवकूफ कहीं के। अक्षत आगे बढ़ते बढ़ते ही रिकवरी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। रिकवरी फॉर्मेशन के अंदर रहने वाले कल्टीवेटर की चोटों से रिकवरी होने लगती है। अक्षत रिद्धिमा के पास जाता है। वो अभी भी बेहोश थी। उसके मुंह से खून अभी भी बह रहा था, क्योंकि उसे काफी जुड़ा आंतरिक चोटें आई हुई थी। अक्षत उसके चेहरे को अपने हाथ से साफ करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बहे एक एक बूंद खून का बदला ले लिया है, अब तुम उठ जाओ। पर रिद्धिमा नहीं उठती है। वो बेचारी मार्शल लेवल में थी। उसका एक एम्परर लेवल के कल्टीवेटर से सामना हुआ था, तो उसकी हालत कैसी ही रह सकती थी। वो तो अब तक मर गई होती उस प्रेशर में, पर उसे अक्षत की ब्लड प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी ज्यादा देर तो वो सेफ नहीं रह सकती थी, और उसका ये हाल हो गया। अच्छी बात ये थी कि वो अभी जिंदा है, बस उसे काफी गहरी आंतरिक चोट आईन है। देखा जाए तो अक्षत की सभी गर्लफ्रेंड में रिद्धिमा सबसे कमजोर है। अक्षत अपने मुंह में कुछ रिकवरी पिल लेता है और रिद्धिमा के मुंह में ही अपने मुंह से रिकवरी पिल डालने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके चेहरे से वो क्रूरता और नफरत चली गई थी। उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। वो अपने लैब पर रिद्धिमा को देखता है। वो कहता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूं या फिर यह कोई सपना है? अगर मैं जिंदा हूं तो पूर्णविराम। इतना ही कहकर वो रिद्धिमा को किस करने लगता है। उसे किस करते करते ही अक्षत सो जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही थक गया हो। यह सब नजारा कोई देख रही थी। वो कहती है, ये लड़का मुझे हमेशा हैरान कर देता है। अलग करने के बाद भी एक ही है। तुम अब धीरे धीरे सब समझ रहे हो। इतना कहकर वो हाथ झटकती है और स्पीति वैली सेक्ट के उस बैटल एरिया में बिजली गिरने लगती है। यह बिजली कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि यहां एनर्जी की मात्रा को और बढ़ा रही थी, जिससे सभी लोग और भी जल्दी रिकवर हो रहे थे। वो अब यहां से जाते हुए कहती है, हम जल्द ही मिलेंगे, तैयार रहना तुम। इतना कहते ही वो गायब हो जाती है। दोनों म्यूजिक मास्टर जो बेहोश नहीं हुए थे, उन्होंने सब देखा था। वो तो अब इतने बड़े झटके को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। दोनों सदमे में थे कि अपने पलके तक नहीं झपका रहे थे। उन्होंने जो भी नजारा देखा वो तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज जो उनकी इमोशन का उतार चढ़ाव हुआ है, वो किसी सुनामी से कम नहीं था। पहले अक्षत को मरता देखना, फिर अपनी मौत सामने देखना, लेकिन तभी देखना कि अक्षत फिर से जिंदा हो गया, और फिर जिस क्रूरता से उसने सबको खत्म किया, वो इंसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो बहुत दयालु और शांत था कुछ समय पहले। उन्हें तो ये कोई और ही लग रहा था, पर आंखों से देखा झूठ थोड़ी हो सकता था। दोनों म्यूजिक मास्टर का तो अब दिमाग ही फटा जा रहा था।
और अक्षत को देख उनका कुछ और भी फटा जा रहा था। उन्हें उससे डर जो लग रहा था, वो दोनों अब मन ही मन कसम खाते हैं कि वो कभी अक्षत को गुस्सा नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत प्यारी है। वो दोनों अब अपना सिर अक्षत की तरफ करके झुका लेते हैं। धीरे धीरे अब सभी को होश आ रहा था, क्योंकि ये एनर्जी प्रेशर का चोट था, तो जल्दी रिकवर हो गया। हालांकि वो लोग तो वापस तो जिंदा नहीं हो सकते थे जो मर गए थे। सभी अब देखते हैं कि उनका सेक्ट लीडर अक्षत बिल्कुल ठीक है, और वो सब भी बिल्कुल ठीक है। उनके दुश्मनों का वहां नाम निशान तक नहीं है, तो उन सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से चिल्लाने ही वाले थे कि दोनों म्यूजिक मास्टर चुप रहने का इशारा कर देते हैं। सभी जब दोनों म्यूजिक मास्टर को अक्षत की तरफ सिर झुकाए देखते हैं, जो रिधिमा को अपने लैब पर लेकर सो गया था, तो सभी चुपचाप उसकी तरफ सिर झुककर बैठ जाते हैं। सभी को समझ आ गया था कि यह चमत्कार करने वाला उनके ये सेक्ट लीडर हैं। राजीव तो रोने ही लगे थे। वो सोचते हैं, सेक्ट लीडर ने हम सबको बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया कि वो थक कर सो गए। वो कितने महान है। ऐसा ही विचार सभी श्रेष्ठ के मन में चल रहा था, और सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके मन में अक्षत के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। कुछ देर बाद रिद्धिमा को भी होश आ जाता है। उसकी आंख खुलते ही वो अपने सामने अक्षत का चेहरा देखती है। उसे याद आता है कि अभी क्या हुआ था। वो तुरंत ही अक्षत के सीने की तरफ देखने लगती है। उसके कपड़े तो फटे थे, पर कोई चोट नहीं थी। यहां तक कि उसका एक बूंद ब्लड का निशान तक नहीं था। CH 124 पैसा ही पैसा। सामने अक्षत को बिल्कुल ठीक देख रिद्धिमा तुरंत ही उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। वो कहती है, मैं कितना डर गई थी कि कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया। अक्षत की भी नींद टूट जाती है। जैसे ही रिद्धिमा की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसे लगा कि जैसे वो कोई मधुर संगीत सुन रहा हो। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? उसने अभी अपनी आंखें ढंग से नहीं खोली थी। रिद्धिमा उसके ऐसे पूछे जाने पर मुस्कुरा देती है। वो कहती है, बुद्धू, तलवार तुम्हारे सीने में थी और पूछ मुझसे रहे हो, क्या तुम्हें अपनी चिंता नहीं है? तभी रिद्धिमा की नजर सभी के ऊपर पड़ी, जो अपना सिर झुकाए घुटने के बल बैठे थे। यह देखते ही रिद्धिमा का चेहरा ही शर्म से लाल हो गया। वो तुरंत ही अक्षत से दूर हो गई। अक्षत कहता है, अरे ऐसे दूर क्यों हो गई मुझसे? अभी अभी तो अच्छा लगना शुरू हुआ था। ये सुन तो रिद्धिमा का चेहरा और भी लाल हो जाता है। वो कहती है, अपने चारों ओर तो देखो। अक्षत अपनी आंखें ढंग से खोलते हुए जब चारों देखता है, तो उसका भी शर्म से चेहरा लाल हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसने रिद्धिमा को किस नहीं किया, नहीं तो उसे अपना चेहरा छुपाने के लिए कोई गड्ढा भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी पहले ही उस गड्ढे में बैठे हैं। सच में रिद्धिमा अच्छे टाइम पर अलग हो गई, नहीं तो वो बस रिद्धिमा की किस करने ही वाला था। अक्षत अब अपने सीने की तरफ देखता है, जहां पहले तलवार घुसी हुई थी। वहां तो अब चोट का एक निशान तक नहीं था, यहां तक कि खून का भी निशान नहीं है। बस कपड़े फटे हैं। यह कैसे हो सकते हैं? मैं जिंदा कैसे हूं? कहीं मैं मर तो नहीं गया हूं? जो लोग मेरे सामने ऐसे सिर झुका कर रो रहे हैं और मेरे मरने का शोक मना रहे हैं, क्या मेरे साथ रिद्धिमा भी मर गई है? हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे साथ? मैं मर गया। अरे अभी तो बहुत कुछ करना था। कोई बात नहीं, रिद्धिमा भी मेरे साथ है। कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूं। एक सेकंड नहीं यार, मैं तो सच में जिंदा हूं। मैं सांस ले रहा हूं, पर मैं जिंदा कैसे हूं? मुझे किसने बचाया? अक्षत ऐसा अपने आप से ही बड़बड़ाए जा रहा था। सभी की आवाज एक साथ आती है, हमारी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आप महान हैं। आपका फिर से धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आपके जैसा सेक्ट लीडर पाकर हम बहुत खुश हैं। अक्षत तो बेचारा सभी को कंफ्यूज होकर देख रहा था। उसे तो
अभी यही समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे है। कहीं ये उसका मरने से पहले का कोई सपना तो नहीं है। वो फिर से उन सबकी ओर देखता है जो सभी उसके सामने सिर झुकाए थे। अक्षत आंखें बंद करके याद करने लगता है। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने सभी डार्क सेक्ट के लोगों को खत्म किया। पर वो अपना सिर हिला देता है। वो बड़बड़ाता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हूं और मैं इतना निर्दयी इंसान नहीं हो सकता हूं। यह सिर्फ मेरा सपना था। बिल्कुल पिछली बार की तरह, हाँ, ये सपना ही था जो बहुत ही भयानक और क्रूर था। अक्षत कहता है, आप सब गलत समझ रहे हैं। मैंने आप सबको नहीं बचाया है। आप सबको जरूर गलतफहमी हुई है। मैं बस एक मामूली सा इंसान हूं जिसकी कल्टीवेशन पावर अभी हाल ही में जागृत हुई है। मैं तो अभी कल्टीवेट करना भी नहीं जानता हूं। तो आप सबको बचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। सभी तो अब बस अक्षत को ऐसी बातें करते देख रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सेक्ट लीडर को क्या हो गया, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कहीं उनके सिर में चोट तो नहीं लग गई है। दोनों म्यूजिक मास्टर अक्षत के इस बात का जवाब देना चाहते थे कि हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई, आपने ही हमें बचाया है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन दोनों चुप रह जाते हैं। उन्हें ओल्ड राजीव की बात याद आती है कि सेक्ट लीडर अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं। उन्हें भी तो शुरू से यही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने खुद अक्षत को देखा है कि वो कैसे कितना सिंपल रहता है। सभी कहते हैं, जी सेक्ट लीडर, हम समझ गए कि आप वो इंसान नहीं है जिन्होंने हमें बचाया है, वो तो कोई और ही था जो ऐसा करके चला गया। अक्षत बड़बड़ाता है, अरे वाह, ये सब तो बहुत जल्दी समझ गए। मुझे तो लगा था कि इन्हें बैठकर अच्छे से समझाना होगा। सभी के मन में चल रहा था, वो कोई और इंसान आप ही है सेक्ट लीडर। सभी तो बस अभी बातें ही कर रहे थे। किसी की नज़र तो सामने एक नई बने ढेर पर गई ही नहीं। तभी तीसरे श्रेष्ठ की नज़र उस ढेर पर जाती है जिस ढेर में हजारों हथियार, सोने के सिक्के और लो ग्रेड के कई हजार स्पिरिट स्टोन थे। यह देखते ही वो खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे यह तो खजाना है, खजाना। पूर्णविराम। खजाने का नाम सुनकर तो अक्षत भी उस तरफ देखने लगता है। सच में ये खजाने का ही ढेर था जो डार्क सेक्ट के लोगों के पास था, उनकी स्टोरेज रिंग में। सामने इतना खजाने का ढेर देख तो अक्षत की आंखों में चमक आ जाती है। अक्षत के दिमाग में तो पैसे की बारिश हो रही थी, जिसमें वो खड़ा होकर भीग रहा था और यही कहे जा रहा था, पैसा ही पैसा। अक्षत तो जाकर उस ढेर में सोना चाहता था, लेकिन उसे याद आता है कि वो सेक्ट लीडर है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता है, नहीं तो उसकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। लेकिन वो मन ही मन डांस कर रहा था। सारे खजाने अब खजाने स्टोर में रख दिया गया। अक्षत पहले हथियारों को एक साइड और सोने के सिक्कों और स्पिरिट स्टोन को एक साइड करवाता है और सभी को बाहर भेज दरवाजा बंद कर लेता है। वो अब अपनी चमकती आंखों से सोने के सिक्कों की तरफ देख रहा था जो करोड़ों में थे। वो तुरंत थी उसमें लेट जाता है। उसके दिमाग में इस समय बस सोने के सिक्के ही घूम रहे थे। वो कहता है, अगर इतना सारा सोना मेरी दुनिया में मेरे पास होता तो मैं अपने देश के अरबपतियों के लिस्ट में आ जाता। तो क्या रोल्स रॉयस कार और क्या आईफोन सा तारांकन ला, ये सब तो मेरे नौकर लेकर चलते। कितना मजेदार होता, न जाने अब वहां क्या क्या बदला होगा। काफी देर तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद जब उसके मन को संतुष्टि मिल गई, तब वो बाहर आता है। बाहर रिधिमा खड़ी थी। वो कहती है, तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे अंदर अब तक? अक्षत अब कैसे बताता कि वो इतना सारा पैसा देख अपने आपे से बाहर हो गया था और उस पर लेटकर अपने आप को अरबपति समझ रहा था। वो कहता है, कुछ खास नहीं, बस सभी हथियार वगैरह की निरीक्षण कर रहा था मैं। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? अक्षत का सवाल सुन रिधिमा का चेहरा अब लाल हो जाता है। वो कहती है,
कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही घूम रही थी, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी चोट के बारे में तुमसे पूछने की। दर्द तो नहीं हो रहा है? अक्षत तो अपने सीने को टच करता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। रिद्धिमा कहती है, पर मैं कैसे मान लूं, तुम मुझे दिखाओ, चलो उस कमरे में चलते हैं। अक्षत सोचता है, कमरे में चलने से इसका क्या मतलब है, और ये मेरी चोटों को क्यों देखना चाहती है। मैंने तो इसे बता भी दिया है कि वो ठीक है, कमरे में तो हम दोनों ही सिर्फ होंगे। अक्षत कहता है, नहीं, इसकी क्या ही जरूरत है, मैंने तो बता ही दिया है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। रिद्धिमा कहती है, नहीं, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, तो चुपचाप चलो, नहीं तो मैं भी उसी जगह तलवार घुसा दूंगी। अक्षत कमरे में रिद्धिमा के साथ चला जाता है। कमरे में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था थी, खैर अभी तो दिन ही था। रिद्धिमा अक्षत को देखती है, जिसका चेहरा बिल्कुल शांत और मनमोहक लग रहा था। उसे वो अपने दिमाग को शांत कर अक्षत से कहती है, अपने कपड़े उतारो। अक्षत का तो चेहरा ही लाल हो गया। यह सुनकर उसके दिमाग में तो कुछ और ही ख्याल चल रहा था। रिद्धिमा उसे अभी भी ऐसे बुद्ध बना खड़ा देख कहती है, तुम खड़े क्यों हो, जल्दी करो। अक्षत सोचता है, क्या जल्दी करो, अरे हम आज ही तो मिले हैं, आज ही यह सब भी करना है। अरे मानता हूं कि हम दोनों की एक ही साल में शादी होनी है, पर यह कुछ जल्दी ही नहीं हो रहा है। मैंने तो अभी कल ही किया था, और आज फिर से ये लड़की कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है इस मामले में। वैसे देखा जाए, आज ही के मुलाकात में हम दोनों में किस भी कर लिया है। अक्षत का इस समय चेहरा लाल हो गया था, उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। रिद्धिमा कहती है, तुम किस सोच में डूब गए, जल्दी करो। अक्षत सोचता है, ठीक है, मैं अब तैयार हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा। इतना सोचकर वो अपना पैंट उतारना शुरू करने लगता है। उसे ऐसा करते देख रिद्धिमा चौंकते हुए कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो। अक्षत को ऐसा करते देखकर रिद्धिमा का भी चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। अक्षत रुककर रिद्धिमा को एकटक देखने लगता है। वो कहता है, तुमने ही तो कहा कि कपड़े उतारो। रिद्धिमा कहती है, मैंने ऊपर के कपड़े कहे थे, मैं तुम्हारा चोट देखना चाहती हूं। अक्षत तो अब अपना सिर शर्म से झुका लेता है। वो तो भूल ही गया था कि रिद्धिमा उसकी चोट देखने की बात कर रही थी। उसने तो न जाने क्या क्या सोच लिया था। उसने तो शुरुआत कैसे करनी है यह तक सोच लिया था। रिद्धिमा ने अपने लाल पड़ा चेहरा छुपाने के लिए दूसरी तरफ कर लिया था। वो सोचती है, इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था। अरे हमें मिले अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है, और हम आज ही ये सब करेंगे। ये सोचते ही रिद्धिमा का चेहरा और भी लाल हो जाता है। यूज तो अब गर्मी भी लगने लगती है। अक्षत ने अब बस सिर्फ पैंट ही पहन रखा था। रिद्धिमा उसकी बॉडी को देखती हैं, वो काफी ज्यादा मस्कुलर था। वो देखती है, उसके सीने पर तो चोट का एक भी निशान नहीं था। वो उसके पीठ को भी देखती है, तो वहां भी कोई निशान नहीं था। उसका ध्यान अब अक्षत के बॉडी पर जा रहा था। वो बहुत मसल्स वाला नहीं था, पतला एवरेज ही था। पर इतना ही रिद्धिमा की दिल को जोर जोर से धड़कने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके दिमाग में अब वही पहले वाली बात चलने लगती है। उसकी नजरें ही नहीं हट पा रही थीं। उसका तो मन कर रहा था कि वो अक्षत के शोल्डर पर किस कर ले, पर वो अपने आप को संभाल लेती है। वो अक्षत के सीने को छूकर चेक करने लगती है। ऐसा करने से अक्षत को गुदगुदी हो रही थी, और साथ में उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ जा रहा था। अक्षत अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर रिद्धिमा के हाथ तो जैसे उस पर जादू कर रहे थे। अक्षत सोचता है, लगता है अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। वो तुरंत ही रिद्धिमा को उसके कमर से अपनी ओर खींच लेता है। रिद्धिमा उसके ऐसे करने से चौंक गई। वो अब अक्षत को अपने चमकते बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, और वो साथ में थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो।
अक्षत उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, बस उसे देखते ही जा रहा था। रिद्धिमा और कुछ बोल पाती कि अक्षत अपने होठों से उसके मुंह को बंद कर देता है। रिद्धिमा पहले तो शॉक हुई, लेकिन अगले ही पल हो इस किस को एंजॉय करने लगी। कुछ देर बाद रिद्धिमा अक्षत को हग करके खड़ी थी। उसने अपना चेहरा अक्षत के सीने से सटा रखा था। वो कहती है, पता है, मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें सालों से जानती हूं, मैं तुम्हें सालों से प्यार करती हूं। अक्षत कहता है, हाँ, सही कहा तुमने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले तो मुझे हमारे बीच हुई वो किस बस एक अट्रैक्शन लग रहा था, पर नहीं, यह कोई अट्रैक्शन नहीं था, यह तो कुछ और ही था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। रिद्धिमा कहती है, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मैं तो किसी से बात भी ऐसे नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर मुझ में न जाने कहां से इतना आत्मविश्वास आ जाता है। अक्षत कहता है, ओह क्या सच में बस एक ही दिन में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? रिद्धिमा कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? सीएच 125 में ही स्लो था। रिद्धिमा के पूछे जाने पर अक्षत कहता है, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, शायद बहुत ज्यादा। रिद्धिमा कहती है, जब तुम्हें वो तलवार लगी तो मुझे न जाने क्यों बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तलवार तुम्हारे नहीं मुझे लगी हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूं। अक्षत कहता है, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छा, तो तुम मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अक्षत की दो गर्लफ्रेंड उसे ऐसे ही बिना बताए छोड़कर चली गईं। हालांकि लेटर लिखा था और उसकी मास्टर भूमि भी चली गई थी, तो उसका ये सवाल पूछना स्वाभाविक था, क्योंकि वो अब नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि कोई उसे प्यार करने वाला छोड़कर चला जाए। वो ही जनता था कि उसे कितना दर्द हो रहा था वाणी और ईशानी के ऐसे जाने से। वो तो ईश्वर को गलियां दे रहा था कि उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों सभी उसे छोड़कर चले जाते हैं। रिद्धिमा अक्षत को कहीं खोया देख कहती है, कभी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओगे। अक्षत कहता है, क्या अपने शिलांग साम्राज्य में अपने पिता से मिलने भी नहीं जाओगी? वहां तो तुम जाओगी तो क्या मुझे भी लेकर चलोगी? रिद्धिमा कहती है, वैसे सच कहूं तो मैं अब अपने शिलांग साम्राज्य में नहीं जाना चाहती हूं। मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते हैं। बचपन से ही मैं अरुणिमा दीदी से कमजोर थी और नासमझ भी। माँ तो हमें जन्म देने के बाद ही मर गई। पिताजी हमेशा अरुणिमा दीदी को ज्यादा प्यार करते मुझे नहीं। मुझे दीदी से कोई जलन नहीं है, क्योंकि वो मुझे उतना ही प्यार करती है जितनी कि मैं उनसे करती हूँ। पर क्या पिताजी को मुझे प्यार नहीं देना चाहिए था? उन्हें हमारे बीच भेदभाव तो नहीं करना चाहिए था। मुझसे कल्टीवेशन नहीं हो रहा था। मैं हथियार भी ढंग से नहीं चला पा रही थी, तो उन्होंने मुझे पूरा अनदेखा कर दिया। मैंने उन्हें न जाने खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अच्छा खाना बनाना सीखा, सिंगिंग और म्यूजिक सीखा, लेकिन ये सब बेकार था। मेरे पिता तो तब भी मुझ पर ध्यान ही देते थे। उन्हें तो बस दीदी से ही मतलब था। शायद वो मुझसे शुरू से ही नफरत करते हैं, क्योंकि वो माँ के मरने का कारण मुझे मानते हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मैं अरुणिमा से 10 मिनट छोटी हूँ, तो क्या मैं माँ के मरने की जिम्मेदार हूँ? कभी कभी तो मुझे यही लगता है कि शायद मेरी ही वजह से माँ मर गई। अच्छा होता कि मैं पैदा ही नहीं हुई होती। अक्षत इस समय शांत था। वो बस रिद्धिमा के बातों को ध्यान से सुन रहा था और उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। एक तो उसे पहले ही माँ का प्यार नहीं मिला और फिर पिता ने भी उसे प्यार नहीं दिया। क्या ये सही है? ये तो बहुत गलत था। रिद्धिमा के साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। रिद्धिमा आगे कहती है, उन्होंने जब देखा कि मेरी शादी से दीदी को महारानी बनने में काफी मदद मिलेगी तो उन्होंने ऐसा कर दिया।
वो बस ऊपर से दिखा रहे थे कि यह मेरे विचार था, जबकि मैंने तो पहले ही उन्हें किसी से बात करते हुए सुना था कि वो मेरी शादी तुमसे कराना चाहते हैं। मैंने सोचा कि इससे अगर पिताजी की खुशी और दीदी को महारानी बनने में मदद मिलती है तो यही सही। मैं तैयार हो गई थी, पर जब मैंने तुम्हारे बारे में बस इतना ही सुना था कि कोई अक्षत सिंह नाम का 19 साल का लड़का है जो स्पीति वैली सेक्ट का सेक्ट लीडर बना है। पर जब तुम्हें आज मार्केट में देखा तो एक ही नज़र में तुम मेरे दिल में बस गए। अब मैं वापस से अपने शिलांग साम्राज्य में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अक्षत तो देख पा रहा था कि रिधिमा काफी इमोशनल हो गई है। ये तो स्वाभाविक था, जब पेरेंट्स एक बच्चे को प्यार और एक को नज़रअंदाज करते हैं तो वो नज़रअंदाज हुआ बच्चा अपना आत्मविश्वास खो देता है। अक्षत रिद्धिमा को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, अब से तुम मेरी हो, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। रिद्धिमा को यूं अक्षत की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। वो अब अक्षत को बड़े ही प्यार से देखने लगी। उन दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हुई, पर दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों को ही एक दूसरे का इंतजार था। रिद्धिमा के इतने प्यार से देखने पर अक्षत अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने होठ को रिद्धिमा के गुलाब के जैसे नर्म मुलायम होठ से सटा दिया। रिद्धिमा ने आंखें बंद कर ली। अक्षत का हाथ रिद्धिमा के कमर पर था। अक्षत अपना हाथ कमर से नीचे ले जाने वाला था कि उसे ईशानी का थप्पड़ याद आ गया। जब उसने उसे किस करते वक्त ऐसा किया था तो ईशानी ने उसे एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया था। ये याद आते ही उसके हाथ जहां थे वहीं रुक गए और उसने सारा ध्यान किस पर लगा लिया। इन दोनों की सारी रोमांटिक बातें दो पर्सन सुन रहे थे। वो टेबल के नीचे छिपे हुए थे। यह दोनों थे, तीसरे श्रेष्ठ का बेटा और पांचवें श्रेष्ठ की बेटी, जो यहां अपने पिताजी से छिप छिपाते मिल रहे थे। दोनों यहां आकर साथ में टाइम स्पेंड करते। दोनों के पिताजी की आपस न बनती नहीं थी, तो इन दोनों को ऐसे छिप छिप कर मिलना पड़ता था। जब उन दोनों ने इस कमरे में किसी को आता सुना तो दोनों टेबल के नीचे छिप गए। दोनों ने शुरुआत की बातें और अक्षत और रिद्धिमा के किसकी सुनी तो दोनों का चेहरा ही लाल हो गया था। वो दोनों उन दोनों की ये प्यार भरी बातें सुनना तो नहीं चाहते थे, पर फिर भी सुन रहे थे। और अब तो दोनों के किस करने की आवाज भी आ रही थी। वो लड़का कहता है, देखो तुम्हारी वजह से मैं यहां फंस गया, अब न जाने हम कैसे यहां से निकलेंगे। लड़की कहती है, मेरे वजह से नहीं फंसे हो समझे। अगर तुम अपने पिताजी से बात कर लेते तो हम शादी कर लेते और तब हमें ऐसे छिपकर मिलना नहीं पड़ता। लेकिन तुम तो बार बार इस बात को ही टाल दिया करते हो। सीखो कुछ सेक्ट लीडर से, वो अपने प्यार को लेकर कितने पैसिनेट हैं। दोनों काफी धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। टेबल के नीचे जगह काफी कम था, तो वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह से यह सुनकर तो अब लड़के को थोड़ा बुरा जरूर लग रहा था। वो कहता है, ये छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम यहां से निकले कैसे, कहीं दोनों वो सब कर रहे होंगे तो। यह सुनकर तो उसकी गर्लफ्रेंड का गाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड का क्यूट सा चेहरा देख वो लड़का अब अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने लगता है। दोनों काफी करीब थे, लड़की पीछे हो नहीं सकती थी। हालांकि यह बहुत ही कठिन था ऐसे टेबल के नीचे छिपकर अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना, लेकिन इसमें उतना ही ज्यादा मजा भी था। अक्षत जब रुक गया तो उसे किसी और की भी किस करने की आवाज आ रही है। वो तो अब तक सोच रहा था कि ये तो उसी के किस करने की आवाज है, पर ऐसा नहीं था। ये आवाज तो कहीं और से ही आ रही थी। दोनों अब टेबल की तरफ देखने लगते हैं। अक्षत कहता है, जो कोई भी है वो बाहर आए। वो दोनों अब और ज्यादा देर तक टेबल के नीचे नहीं छिपा रह सकते थे। दोनों बाहर आ जाते हैं। अक्षत दोनों को देखता है। दोनों ने
अपने सिर नीचे कर रखा था। अक्षत कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का डरते हुए अक्षत को देखने लगता है। वो अभी काफी यंग था। वो तुरंत ही घुटने पर आकर कहता है, सेक्ट लीडर हमें माफ कर दीजिए, हम आपको डिस्टर्ब करने के इरादे से नहीं आए थे, हम यहाँ पहले से ही थे। जब आप यहाँ आए तो हम दोनों डर गए और पकड़े जाने की डर से यहाँ छुप गए। अक्षत और रिद्धिमा का तो चेहरा ही लाल हो गया था। मतलब इन दोनों ने उन दोनों की सारी बातें भी सुनी और जो भी वो दोनों कर रहे थे सब समझ भी गए होंगे। रिद्धिमा का तो मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना चेहरा छुपा ले। मतलब वो जब भी आज अक्षत को किस करती या करने की कोशिश करती, कोई न कोई जरूर आ जाता और वो पकड़ी जाती। हालांकि उसे इससे कोई विशेष फर्क तो नहीं पड़ता था, पर शर्म तो जरूर लगती है। एक तो वो पहली बार ऐसा कुछ कर रही थी। वो अपना चेहरा छिपाने के लिए अक्षत के पीछे हो जाती है। अक्षत सोचता है, आज बार बार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? कोई न कोई आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। अक्षत उस लड़के को देखते हुए कहता है, पहले अपना चेहरा साफ करो और यह बताओ कि ऐसी छिपकर क्यों मिल रहे हो? मैं इतना तो समझ गया कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चेहरे पर अपने होठों के निशान देख और भी ज्यादा शर्मा जाती है। दोनों टेबल के नीचे किस ही तो कर रहे थे। वो लड़का अब सब कुछ बता देता है। अक्षत कहता है, ओह तो तुम तीसरे श्रेष्ठ के बेटे हो और ये पांचवें श्रेष्ठ की बेटी है। वैसे तुम दोनों का यह कब से चल रहा है? अक्षत अब उन दोनों के इस प्यार के चक्कर को जानना चाहता था। 3 साल से, लड़के ने जवाब दिया। अक्षत अपना से हिला देता है। वो सोचता है, यह दोनों अभी 16 साल के हैं। 3 साल से मतलब जब ये दोनों 13 साल के थे तब से। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या दुनिया इतनी आगे निकल गई है? मेरी दुनिया में तो यह चल ही रहा था, यहां पर भी चल रहा है। लगता है बस मैं ही स्लो था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी लड़कियों से बोल पाने की। अब जब 19 का हो गया तब जाकर गर्लफ्रेंड बन पाया। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेरी एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब भगवान हमें जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। वो लड़का कहता है, सेक्ट लीडर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी ही गलती है। मैं ही इसको इस कमरे में लेकर आया था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अक्षत कहता है, ठीक है, मैंने तुम दोनों को माफ किया और मैं यह किसी को नहीं बताऊंगा और ना ही तुम दोनों की कोई मदद करूंगा। वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपका इसके लिए धन्यवाद। उसकी गर्लफ्रेंड अक्षत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हैं सेक्ट लीडर। रिद्धिमा ये देखकर अपनी मुट्ठी कस लेती है। मतलब अगर यही कहना था तो दूर से भी कह सकती थी। अक्षत का हाथ पकड़ने की क्या जरूरत थी? रिद्धिमा को जलन हो रही थी, जबकि वो जानती थी कि वो लड़की रिलेशनशिप में पहले से ही है। वो दोनों अब वहां से जाने लगते हैं। वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर अक्षत को देख रही थी। उसकी आंखों में अक्षत के लिए रिस्पेक्ट था। रिद्धिमा को तो उससे और भी जलन हो रही थी। वो इशारा करती है कि तुम्हारी दोनों आंखें नोच लूंगी। वो लड़की रिद्धिमा के इशारे से डर गई, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि ये तो उसने भी किया था जब कोई लड़की उसके बॉयफ्रेंड से चिपकने की कोशिश करती। रिद्धिमा और अक्षत ही अब उस कमरे में बचे थे। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी।